देश में इस समय राजनीति का माहौल है और इस राजनीति के माहौल में एक नाम जो है सबसे ज़्यादा छिड़ा हुआ है वो है जातिगत जनगणना का। हमारे साथ आदित्य मौजूद है। आदित्य से जानते हैं कि ये जातिगत जनगणना क्या होती है और इस समय इसकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है। तो आदित्य, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जातिगत जनगणना क्या होती है। देखिए अंश, जो कास्ट सेंसस है जिसको हम हिंदी में कहते हैं जातिगत जनगणना, आपको एक बात बता दें, बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि जो कास्ट सेंसस है इसको लेकर विभिन्न पार्टियों की तरफ से बहुत ही लंबे समय से मांग की जा रही थी। खासकर जो भारत में जो समाजवादी धड़ा है वो बहुत ही पहले से इसकी मांग करता आया है। आज भी आप देखते हैं कि इस तरह के नारे लगाए जाते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। एक मांग की जाती है कि जिनकी जितनी आबादी है उनको रिप्रेजेंटेशन भी उस हिसाब से मिलना चाहिए। अब आपको बता दें कि क्या भारत में पहली बार इस तरह की बात हो रही है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब अंग्रेज़ों का दौर था तब भी कास्ट सेंसस हुआ है, उसमें भी निकल के आई कौन कौन सी जाति के लोग ज़्यादा थे। तो बट ये है कि भारत जब आज़ाद हुआ है तब से कहा गया कि कास्ट सेंसस कराने से जो एक पहला जो तर्क था, जो उन दिनों की कांग्रेस पार्टी की हुकूमत में रही 70 साल तक, या बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो एक तर्क दिया गया कि जातिगत जनगणना कराने से जो जातिगत जो भेदभाव है या जो एग्रेशन है एक दूसरों के प्रति वो बढ़ सकता है, या कुछ जातियां जो जिनकी आबादी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा डोमिनेंट हो जाएंगी। इस तरह के तर्क दिए गए। लेकिन फिलहाल की जो राजनीति है और जातिगत जनगणना को लेकर एक सूचना जो मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को दे देना चाहूँगा कि देखिए, जातिगत जनगणना को लेकर जो केंद्र सरकार है उनकी तरफ से गजट नोटिफिकेशन जारी की गई है। और ये दरअसल है ये कि 2027 तक जो सेंसस होना था, जो एनपीआर होना था 2021 में, वो कोविड के टाइम में हो नहीं पाया। 10 साल पे तो आपको पता ही है हमारे देश में होता है एनपीआर, जिसमें हम लिटरेसी रेट से लेकर तमाम चीज़ें निकालते हैं। लेकिन कोविड की वजह से अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया और ये फिर लंबा खिंचता चला गया। अब सरकार ने कहा कि हम 27 में इसे जारी करेंगे। तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब हम आते हैं जातिगत जनगणना को लेकर। जो कुछ बातें हमने पहले भी कही कि ये इससे अंग्रेज़ों के दौर में भी हो चुका है और भारत में जो पूर्ववर्ती सरकारें रही थी उनका क्या तर्क था। अब इसमें क्या है कि अब मौजूदा परिदृश्य में ये अचानक से कैसे आ गया। हमने देखा कि बिहार में भी कास्ट सेंसस हुआ, कर्नाटका में भी हुआ, आंध्रा में भी होने जा रहा है। कास्ट सेंसस अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से करवाए गए। बिहार में जो कास्ट सेंसस हुआ उसमें हर इंडिविजुअल जाति की आबादी बताई गई। कर्नाटका में जो कास्ट सेंसस है उसमें जो तबका है, जैसे कि ओबीसी है, एससी है, एसटी है, जनरल है, उसकी आबादी बस जारी की गई। अब जो भारत की अभी अंश जो वर्तमान की राजनीति है वो राजनीति की शुरुआत होती है 90s से। और वो 90s की जो राजनीति है वो मंडल और कमंडल की राजनीति है, हिंदुत्व की राजनीति जी। मंडल की राजनीति है वही जो मैंने आपको बात बताई, जो समाजवादी धड़ा है उसकी मांग रहती है, जिनका कहना है कि हम जो ओबीसी जाति के लोग हैं या एससी एसटी के लोग हैं उनको उनकी आबादी के हिसाब से पॉलिटिकल या अलग अलग क्षेत्रों में रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, इसलिए उनकी तरफ से मांग होती है। अब भारतीय जनता पार्टी जो है पहले तो कमंडल माना जाता था, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की राजनीति करती है, वही उसका सबसे बेहतरीन पिच है और उस पर खूब छक्के चौके लगाती है। हमने देखा भी कि हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल रही है। लेकिन आप जब देखेंगे कि मोदी जी के आने के बाद पिछले एक दशक में देखें तो देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक डबल इंजन के तौर पे चल रही है। एक इंजन वही हिंदुत्व का है, दूसरा वही मंडल का है कि जातिगत जो अस्मिता है, जो जातिगत जो एक आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स है, उसको भी भारतीय जनता पार्टी भुनाने में लगी है। पहले जो है भारतीय जनता पार्टी इससे दूर रहा करती थी, अटल जी के ज़माने में। पहले भी आपने देखा कि 2014 में सडनली लोकसभा चुनाव से पहले मोदी जी को एक ओबीसी लीडर के तौर पे बीजेपी ने बड़े स्तर पे प्रोजेक्ट किया। आपने देखा कि हाल के दिनों में बीजेपी ने उड़ीसा हो या फिर झारखंड हो या कई राज्यों में, छत्तीसगढ़ में ओबीसी के जो मतलब सीएम है, या एमपी में हमने देखा ओबीसी के मुख्यमंत्रियों को फिट किया। इवन त्रिपुरा उड़ीसा एक ऐसा राज्य है, लंबे समय से वहाँ पे कोई ओबीसी का कोई सीएम नहीं था, लेकिन बीजेपी ने जानबूझ के डाला ताकि ये दिखा सके कि भारतीय जनता पार्टी जो रिप्रेजेंटेशन की है, कास्ट वाइज रिप्रेजेंटेशन की जो राजनीति है उसको भी फुलफिल कर रही है।
और इसी का हमने देखा, क्योंकि पिछले आप देखेंगे कि जो बिहार में जब महागठबंधन की सरकार बनी थी, आरजेडी और जेडीयू की सरकार थी, तब वहाँ पे जातिगत जनगणना करवाई गई। उसके बाद फिर राष्ट्रव्यापी इसकी मांग होने लगी, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी बहुत ही आगे बढ़कर कहा कि नहीं, हम चाहते हैं कि इसकी जातिगत जनगणना की जाए, और उन्होंने इसे एक मुद्दा बनाया। जबकि एक वाजिब सवाल ये है कि जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने ऐसा नहीं किया, लेकिन आज उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। तो देखिए, राजनीति में भी होता है कि समय के साथ आपके मुद्दे और आपकी जो अहमियत है, जो आपकी जो प्राथमिकता है, वो बदलती हैं। तो बीजेपी ने सोचा कि भारतीय जनता पार्टी, मैंने जैसे बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी पार्टी के भीतर या विभिन्न राज्यों में अपने अपने जो ओबीसी एससी एसटी को साध के उनको मुख्यमंत्री का पद दिया है। एसटी मुख्यमंत्री हैं कई राज्यों में, तो एक ये दिखा सके कि वो दोनों ही तरह की राजनीति करते हैं, ये एक घोषणा है। क्योंकि देखिए, भारत में ओबीसी एक जो ओबीसी तबके की अच्छी खासी आबादी है, तो मुझे लगता है कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स भी है, और कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल एक बहुत ही बड़ा जो है ना, एक आप कह सकते हैं कि एक कदम है जिसका भारतीय जनता पार्टी भुनाना चाहेगी। क्योंकि आप इस समय देख ले कि पीएम मोदी जो है अपने आप को दिखाते हैं कि हम ओबीसी लीडर हैं, और हमें पता है कि जातिगत जनगणना में देश भर में लगभग 50% या मोर देन 50% पॉपुलेशन ओबीसी की निकल के सामने आएगी। तो भारतीय जनता पार्टी को तो उससे नुकसान नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जब कांग्रेस पार्टी की बात होती है, और वहाँ अभी तक जो है कि पीएम का के उम्मीदवार राहुल गांधी को ही बताया जाता है, बट राहुल गांधी तो ओबीसी कम्युनिटी से नहीं आते हैं, वो तो जनरल कम्युनिटी से आते हैं। तो बीजेपी को पता है कि इस पिच पे भी वो एडवांटेज लेना चाहते हैं, लेकिन देखते हैं कि इसका क्या असर होता है। हो सकता है कि उनके जो ट्रेडिशनल वोटर हैं उससे वो इस बात से नाराज़ हों, या हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी उन्हें हिंदुत्व के नाम पे भुना लेगी। तो बहुत सारे अलग अलग राजनीतिक समीकरण हैं। और एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि पहले जैसे एनपीआर होता था, उसमें उम्र, आप साक्षर हैं या निरक्षर हैं, या फिर आप किस राज्य के रहने वाले हैं, आपकी लोकेलिटी की है, तमाम अलग अलग कॉलम फिल करना होता था। इसमें इस बार जो है धर्म का भी रहता था, अब इस बार जो है उसमें जाति का भी जोड़ दिया गया है। आपकी जाति क्या है, आपकी उपजाति क्या है, आपका। इसी को लेकर के जो है मतलब जो है विपक्ष भी हमलावर रही है, और कभी कभी वो हाँ बिल्कुल, विपक्ष का जो वही आज भी मैंने कांग्रेस पार्टी का स्टेटमेंट सुना, तो कांग्रेस का यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी दिखावे की राजनीति कर रही है। और देखिए, ऐसा तो होगा नहीं कि सरकार की कोई भी नीति होगी और विपक्ष खुल के सामने आए। तो विपक्ष की भी अपनी एक राजनीतिक है, और मेरे ख्याल से ये कास्ट वाइज जो जनगणना की मांग है बहुत ही पुरानी मांग है। और मुझे लगता है कि अगर ये बात होती है, एक चीज़ और है कि जब 2027 में जब ये जनगणना जो है आ जाएगा, उसके बाद परसिमन भी होने वाला है उसी आधार पे, उसी एनपीआर के आधार पे परसिमन होगा। परसिमन में बहुत हो सकता है लोकसभा की जो सीटें हैं वो भी बढ़ेंगी, विधानसभा की भी राज्यों में सीटें बढ़ेंगी। महिलाओं को जो 33% आरक्षण देने की जो केंद्र सरकार की कवायद है, वो भी उसके बाद ही उस हिसाब से जो जो रिजल्ट आएगा उसी आधार पे उसको लागू किया कराया जाएगा। तो ये एक देखने का विषय रहेगा कि ये बहुत, क्योंकि 2029 में आपको याद हो चुनाव में कितना चुनाव है, तो 2029 में चुनाव को भुनाने की कोशिश होगी। तो देखिए, तमाम जातिगत जनगणना पे हम वीडियोस बनाते रहेंगे, आपको हर अपडेट देते रहेंगे। ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए India.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग।